हेलो गाइस, स्वागत है आपका द प्राइम स्टेप पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स के बारे में। अब देखिए, ये इवेंट्स नाम का जो चैप्टर है डॉम से रिलेटेड है, वेबसाइट के फ्रंट एंड से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जावास्क्रिप्ट का। अब कई बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है पढ़ाते समय कि ये बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है। ऑल्दो सिंपल चैप्टर है बट ऐसा लग सकता है। तो अगेन, जैसा कि हमारा टारगेट होता है कि हमारे जो बिल्कुल बिगिनर साथी हैं उनके लिए हम ये वीडियोस बनाएं कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वेब डेवलपमेंट को, एआई को या प्रोग्रामिंग को लेकर के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर के वो बूस्ट हो। और अगेन, जैसा कि हम कहते हैं कि बेसिक्स ख़त्म कीजिए, अच्छे से फाउंडेशंस को मजबूत कीजिए, फिर स्काई इज़ द लिमिट, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML CSS को कनेक्ट करते हैं। और HTML CSS को कनेक्ट करने के बाद जो डॉम का हमारा चैप्टर है पूरा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसमें ये इवेंट्स का क्या रोल है, डॉम क्या होता है, या हम ये कनेक्शन बनाते ही क्यों हैं HTML CSS JS का, या JS की इंपॉर्टेंस क्या है फ्रंट एंड में, इस पर एक वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है। उसमें भी बहुत बेसिक लेवल पर इवेंट्स हैं, बट वहाँ इवेंट्स पर कोई खास चर्चा नहीं करी है मैंने। अब आज मैं इस वीडियो में इवेंट्स का एक पार्ट 1 काइंड ऑफ अपलोड करना चाह रहा हूँ आपके लिए, ताकि मैं आपको जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स को थोड़ा सा उस वीडियो से ज़्यादा बेहतर समझा पाऊँ और मैं आपको बता पाऊँ कि भाई ये आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। अब ये डॉम के पूरा इसका डॉम का आर्किटेक्चर है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं, है ना। तो चलते हैं भाई अपनी VS कोड की स्क्रीन पे, और मैं खाली सा फोल्डर यहाँ पर ऐसे अपने लैपटॉप में VS कोड में खोल लेता हूँ और हम फटाफट से भाई यहाँ पर बना लेते हैं 3 फाइलें। तो भाई मैंने बना लिया main.html, मैंने बना लिया main.css और मैंने बना लिया main.js। अब लोगों का नाम रखने का कन्वेंशन अलग अलग होता है, अपनी अपनी पसंद के हिसाब से आप नाम रख सकते हैं। नामों का क्या है, ऑल्दो सेंस बनना चाहिए, थोड़ा कन्वेंशंस फॉलो करने चाहिए नाम में, बट हाँ। अब मैंने यहाँ पर कुछ भी जो है यहाँ पे माई साइट वगैरह लिख दिया। एक बेसिक सा CSS को मैं यहाँ पे लिंक भी कर देता हूँ, और CSS में एक बहुत ही फंडामेंटल CSS, बैकग्राउंड कलर वाइट और कलर ब्लैक, और थोड़ा हैंड राइटिंग को चेंज कर दिया, मार्जिन 0, पैडिंग 0 कर दिया। तो दैट इज़ इट, जो बेसिक सी CSS होती है। अब जो है मैं और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखता फिलहाल। सेंटर एचवर्थ एंड हेलो बाय JS यहाँ पर, या हेलो, हाँ ठीक है, हेलो बाय HTML ही लिख देते हैं ना, दैट मेक सेंस। ओके, तो यहाँ पर भाई ये लिखा हुआ है, डन, दैट इज़ इट। और यहाँ पे आते हैं और एक जावास्क्रिप्ट को भी हम कंसोल लॉक कर देते हैं। हमने कह दिया हाय बाय JS। हाँ जी, अभी हमने यहाँ पे कर दिया है। और यहाँ पर भाई नीचे जा कर के वी कैन राइट स्क्रिप्ट टैग src./main.js। तो कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट को हम लिंक करते हैं और हमने कर लिया है। अब हमारा काम है कि सबसे पहले तो इस HTML को हम यहाँ पे खोलते हैं। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक बिल्कुल सा एक बेसिक पेज है, जिस पे कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, और उस पर कोई जावास्क्रिप्ट भी नहीं है, सिवाय एक console.log यानी कि हाई के मैसेज के। अगर हम राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पर जाएं, बाय द वे से इंस्पेक्ट को हम डेवलपर टूल्स कहते हैं गाइस। ये अपने आप में एक चैप्टर हो सकता है, एक टॉपिक हो सकता है सीखने का, बहुत कुछ होता है यहाँ पे सीखने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई हमारे पास ये हाई बाय JS आ रहा है। इस एरर को इग्नोर कीजिएगा फिलहाल के लिए, इस एरर का यहाँ पे फिलहाल जो है कुछ खास काम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, वो एक फैव आइकन का एरर आ रहा है, डन। तो यहाँ पर हाई बाय JS जो हमारे जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, वो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जावास्क्रिप्ट हमारे HTML के साथ कनेक्ट हो गया है। अब पॉइंट को समझिए, देखिए HTML और CSS से कंटेंट हम बना लेंगे, ये बात हम सबको पता है। हम बहुत अच्छे से उसे सजा सकते हैं, हम बहुत अच्छे से उसे डेकोरेट कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे से ये दिखा सकते हैं कि भाई कहाँ पर फ़ोटो, वीडियो, ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट कैसे रखनी है। तो एक डिज़ाइनिंग का जो पूरा काम होता है, लेआउट का जो पूरा काम होता है, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे किस तरीके से, कहाँ पे ग्रिड, फ्लेक्स, सब CSS संभाल लेगा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट का काम इस तरह के डिज़ाइंस को संभालना नहीं होता कि कोई चीज़ लेफ़्ट या राइट में कहाँ पर होगी, है ना, किसी चीज़ का पोजीशन या पैडिंग या मार्जिन कितना होगा। आमतौर पर JS हम ये नहीं कर रहे होते। JS का काम फ्रंट एंड पर लॉजिक को संभालना है, डायनेमिक डेटा को दिखाना है, ये काम है JS के आमतौर पे, जिसका 2 मतलब होता है। पहली बात, आप जब भी फ्रंट एंड पे कोई लॉजिकल चीज़ देखते हैं, मान लीजिए आपने देखा कि कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जैसे ही शाम के 7 बजते हैं उस वेबसाइट का पूरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाता है, डार्क मोड में चली जाती है वो वेबसाइट, और टेक्स्ट पूरा उसका वाइट हो जाता है। तो ये जो फीचर है कि कलर ब्लैक हो जाएगा, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, ये CSS से होगा, आप जानते हैं ये बात। बट पता कैसे चलेगा कि शाम के 7 बजे?
बज गए हैं। दैट इज़ जावास्क्रिप्ट, राइट। एक फीचर के बारे में मैंने आपको समझाया, ज़रूरी नहीं कि यही बस एक काम हो या सिर्फ यही काम होता है। आप एक लॉगिन का फॉर्म बना रहे हैं जहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह लिखना है, आप एक साइनअप का फॉर्म बना रहे हैं जहाँ पर इंसान अकाउंट बनाएगा और वहाँ पर आप चाह रहे हैं कि पासवर्ड अगर 3 या 4 लेटर का है तो उसको वहीं मना कर दो कि भाई ये क्या पासवर्ड है, कम से कम 7-8 लेटर का पासवर्ड डालो, कैपिटल केस उसमें जो है अपर केस के लेटर्स होने चाहिए, उसमें नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। जब तक तुम ऐसा पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड नहीं बना दोगे, हम तुम्हें बटन ही नहीं दबाने देंगे साइनअप का। साइनअप का बटन दिखेगा तो सही, बट बंद होगा। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के लॉगिन के पेज पर भी ऐसा है कि अगर आप मिनिमम 5-6 डिजिट का पासवर्ड, 5-6 लेटर्स का पासवर्ड नहीं लिख देते तो लॉगिन का बटन आप क्लिक ही नहीं कर सकते। अभी अपने लैपटॉप पे जाइए, फ़ोन पे तो ये साइट ना दिखे या मे भी दिख भी सकता है, बट लैपटॉप पर तो जो उसका वेब व्यू है, क्रोम वाला, ब्राउज़र वाला, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस पर ये फीचर है, राइट। आई एम श्योर फ़ोन पर भी होगा। अब पॉइंट ये है कि ये जो चीज़ें हैं कि भाई जब तक 8 लेटर्स ना टाइप हो जाए तब तक बटन ही मत दबाने देना। बटन बनाना HTML का काम था। बटन को रेड, ग्रीन, ब्लू, लेफ्ट, राइट, ऊपर नीचे CSS से करेंगे। कौन है जो बता रहा है कि इसको ऑन रखना है, ऑफ रखना है, डिसेबल्ड रखना है, इनेबल्ड रखना है? JS। लेकिन अब सवाल उठता है कि JS और HTML आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, JS और CS आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? तो हम जानते हैं कि इसी के लिए एक चैप्टर होता है, जैसा मैंने कहा भी कि इस पर एक वीडियो भी है, विच इज़ DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यही वो टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का जो आपको मदद करता है कि आप HTML और CSS को कंट्रोल कर पाए जावास्क्रिप्ट से। आप जावास्क्रिप्ट को कह सकें कि जाओ जाके HTML में चेंज कर दो। आप जावास्क्रिप्ट को कह सकें कि भाई तुम्हारे पास तो एफएल्स है ना, तुम्हारे पास तो टाइम को देखने की ताकत है ना, तुम्हारे पास तो किसी चीज़ को रिपीट करने का काम है ना, तुम एक काम करो, पेज पर जाके कोई चीज़ 100 बार कर दो, 100 टाइम्स किसी चीज़ को रिपीट करके लिख दो, क्योंकि तुम्हारे पास लूप है। CSS में लूप नहीं होता, HTML में लूप नहीं होता। यू कैन डू दैट, सो प्लीज़ डू दैट, राइट। तो HTML को कंट्रोल करो और जाकर के उसमें कुछ लिखो, उसमें कुछ चेंज करो, उसमें कुछ लॉजिक्स लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एफिल्स हैं, तुम्हारे पास फ्लो कंट्रोल है, तुम्हारे पास फंक्शंस हैं, एरेज हैं, तमाम तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स होते हैं वो सब तुम्हारे पास हैं। तो यू कैन डू दैट। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि HTML और CSS के ऊपर तुम एक लॉजिक की लेयर की तरह काम करो और डायनेमिक डेटा को भी दिखाने में। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। सबसे पहली बात कि हम आमतौर पर JS को लगाते हैं लॉजिक्स के लिए कि ऐसा होगा तो ये कर देना, वहाँ पे क्लिक होगा तो ऐसा कर देना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, शाम के 7 बज जाए तो कलर ब्लैक कर देना। ये ठीक है, फ्रंट एंड के लॉजिक्स हैं। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट का एक और भी काम है। हम जानते हैं कि वेबसाइट के 2 हिस्से होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड। बैक एंड फिर डेटाबेस वगैरह से कनेक्टेड होता है। तो अगर मेरे पास डेटाबेस से हज़ारों प्रोडक्ट्स आए हैं कि भाई मान लीजिए मैंने अमेज़ॉन पे जाके सर्च किया लैपटॉप, मेरे पास सैकड़ों लैपटॉप्स आएंगे, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ लैपटॉप्स हैं, मैं नेक्स्ट करता जा सकता हूँ। तो थाउजेंड्स ऑफ लैपटॉप्स का जो डेटा है वो क्या HTML पे हम हाथ से लिखेंगे? नहीं, जावास्क्रिप्ट उन्हें हमारे बदले में लिखेगा। हम उसे बता देंगे कि उसे लिखना कैसे है, बट उसको बार बार लिखना, क्योंकि डेटा बहुत सारा है, हो सकता है हज़ारों लैपटॉप्स हों, वो हज़ारों के हज़ारों लैपटॉप्स का डेटा फ्रंट एंड पे सही तरीके से दिखाना, एक तो दिखाना और ऑप्टिमाइज करके दिखाना, ये दोनों काम JS का है। तो बैक एंड और फ्रंट एंड की कनेक्टिविटी भी जावास्क्रिप्ट से होती है और फ्रंट एंड पर जो लॉजिक्स हैं वो भी जावास्क्रिप्ट से ही होते हैं। सो JS इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन फ्रंट एंड, क्योंकि उसके बिना तो फिर HTML CSS से डिज़ाइन नो डाउट बहुत खूबसूरत दिखेगा, बट वो कोई वर्किंग मैकेनिज्म नहीं है, वो कोई वर्किंग प्रोटोटाइप नहीं है, वो कोई वेबसाइट फिर बहुत किसी खास काम की नहीं हुई, राइट। अब आपको एक पोस्टर जैसी कोई चीज़ बनानी थी जो बस दिखने में अच्छी हो तो फिर एक अलग बात है, बट अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ लॉजिकल काम है, बैक एंड डेटाबेस का कुछ काम है, तो फिर जावास्क्रिप्ट तो चाहिए होगा। तो आप में से जो लोग बैक एंड को पढ़ते हैं उन्हें भी जावास्क्रिप्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा जितनी इंपॉर्टेंस के साथ वो बैक एंड को पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या कि DOM के बारे में हमें पता है, हमने एक बार बाबा से बात करी कि भाई जो DOM है हमारे पास, उससे हमारा जो कंटेंट है वो लिंक हो पाता है, हमारा जो HTML CSS है वो कंट्रोल हो पाता है JS से। अब इसमें एक बात को समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक बटन है और इस बटन का नाम मैंने लिखा हुआ है क्लिक मी। तो क्लिक मी। अब इस बटन को मैं बहुत ही बेसिक तौर पे यहाँ पर AI की सजेशन से कुछ बेसिक सा सजा देता हूँ, एंड जो भी मैं यहाँ पर सजेशन आ रहा है उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ इसके बारे में, एंड दैट इज़ इट। मैं बस कलर को मे भी चेंज कर दूँगा एंड बस आई एम हैप्पी। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा डिज़ाइन से फ़िलहाल मतलब है नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास एक बटन आ रहा है। थोड़ा सा हम इसमें एक काम करते हैं, मे बी थोड़ा सा मैं मार्जिन अगर दे सकता हूँ तो मैं दे दूँगा, और एक छोटा सा काम और ये करूँगा कि बटन पर अगर एक्टिव वगैरह हो, यानी एक्टिव क्या होता है जब उस पर हम क्लिक करते हैं, राइट। ये CSS है बहुत बेसिक सा। तो बस एक काम करना कि जो बैकग्राउंड का टील कलर है उसे मे बी थोड़ा सा
हल्का सा डार्क कर देना, ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, काम चला लेंगे, चलिए डन। अब ये डिज़ाइन पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ ओके, डन। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बटन है जिस बटन पर मैं क्लिक कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। तो दिख रहा है क्लिक होता, और क्लिक होने पर कुछ हो नहीं रहा है। तो अब देखिए, हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये H1 जो हमारा टैग है, अगर मैं इसकी एक आईडी दे दूँ जैसे कि myH या myH1, और मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जाऊँ और जा कर के लिखूँ कि लेट myH1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, जिसका मतलब डॉम था, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड myH1, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने HTML को जो है जावास्क्रिप्ट से यहाँ पर कनेक्ट तो कर ही दिया है। मैं जावास्क्रिप्ट को कह रहा हूँ कि जाके HTML के उस टैग को कंट्रोल करो, इसी का नाम डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आई विल रिकमेंड, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट है, एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि व्हाट इज़ डॉम इन JS, है ना। हमारे चैनल पर बहुत अच्छा सा एक वीडियो अपलोडेड है, हमने इस पर एक अच्छा सा वीडियो बना रखा है कि डॉम होता क्यों है, कैसे काम करता है। अब देखिए, मैं यहाँ ये बेशक कर सकता हूँ कि myH1 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू बाय, और जैसे मैं ऐसा करूँगा, ये देखिए जावास्क्रिप्ट ने उस कंटेंट को बदल दिया। बट सवाल उठता है कि अगर ये कंटेंट मुझे हमेशा बाय ही रखना होता तो मैं जावास्क्रिप्ट से क्यों बदलता, मैं खुद ही जाके बाय क्यों ना लिख देता। बाय तो तब आना चाहिए ना जब कुछ हो मतलब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तब बाय लिखना, या एक काम करना, वेबसाइट को खोले हुए अगर 10 मिनट हो जाएं तो बाय कर देना। कोई भी एक बात होनी चाहिए ना कि किसी रीज़न की वजह से कुछ चेंज होना चाहिए। अगर मुझे उसको हमेशा हमेशा के लिए बाय ही लिखना है तो मैं फिर यहाँ पर क्यों इतना झंझट लूँ। मैं यहाँ HTML में ही जा करके इस हेलो बाय HTML को हटा के बाय ना लिख दूँ, मुझे बाय ही अगर चाहिए हो तो। मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हेलो हो, बट किसी कारण की वजह से, किसी इवेंट की वजह से, किसी घटना की वजह से, कुछ होने की वजह से वो चेंज हो जाए कि मैंने क्लिक किया तो चेंज हो गया, मैंने पेज को रिलोड किया तो चेंज हो गया, पेज पे 10 सेकंड का टाइम जैसे बीता तो बाय आ गया, पेज पर जो है किसी तरीका का मान लीजिए पेमेंट हमने किया और पेमेंट होने के बाद वहाँ पर लिखा आ गया बाय की जगह डन या थैंक यू फॉर योर पेमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि किसी वजह के बेसिस पर वो चेंज हो, और ये जो वजह हम बात कर रहे हैं ना, कॉज, रीज़न, इसी को हम इवेंट कहते हैं। तो जब भी ब्राउज़र पर कुछ भी होता है, पेज का लोड होना, क्लिक होना, डबल क्लिक होना, स्क्रॉल करना, आपका किसी चीज़ पर माउस को लेकर के जाना, इन्हीं को इवेंट्स कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर किसी चीज़ पर माउस लेके जाओ या जैसे उस पर क्लिक करो तो उसका कलर बदल रहा है। ये बेसिक CSS का काम है कि आप किसी चीज़ पे माउस लेके गए, उसका कलर बदल गया, उसका साइज़ बदल गया। बट आप मान लीजिए चाहते हैं कि किसी चीज़ पर माउस लेके जाने पर और भी कुछ क्रेजी काम हो, लॉजिकल काम हो, जो CSS के बस की बाहर की बात है, कोई आप ज़्यादा बड़ा काम करना चाहते हैं, तो जावास्क्रिप्ट को आप ये कह सकते हैं कि फ़लानी चीज़ पर अगर मैं माउस लेके जाऊँ तो तुम ये काम कर देना। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, वो तो आपकी वेबसाइट कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो हम ये ना जावास्क्रिप्ट को कंट्रोल करने के लिए HTML CSS को कह रहे हैं दैट इज़ नाइस। हम ये कह रहे हैं कि सुनो जावास्क्रिप्ट, जाओ और जा कर के काम करो कि यहाँ पर myH1 के स्टाइल का कलर जा कर के रेड कर दो, तो दैट इज़ नाइस, बहुत अच्छी बात है, जावास्क्रिप्ट ऐसा कर सकता है, ये रहा। बट मैं HTML और CSS का जो ये काम है इसे चेंज करूँ ही क्यों। अगर मुझे परमानेंट ही करना है तो मैं वहीं HTML CSS में चेंज कर दूंगा। ये होना चाहिए किसी कॉज पे। मैं बटन दबाऊं तो कलर चेंज हो जाए, तो बटन दबा, बटन पे क्लिक हुआ, पेज रिलोड हुआ, मैंने कहा इन्हीं को इवेंट्स कहते हैं। और इन इवेंट्स को सुनने का, इनको ट्रैक करने का, अगर ये हुए हैं तो इन पे कोई काम करने का हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ओवरऑल लगभग 3 तरीके हैं। पहला कि हम यहाँ पर जो HTML का ये बटन है यहीं पर एक एट्रीब्यूट के तौर पे लिख सकते हैं ऑन क्लिक, और अपने फंक्शन का नाम दे सकते हैं। अब ये फन नाम का फंक्शन वी हैव टू मेक दैट, तो मैंने एक फन नाम का फंक्शन यहाँ पर जाकर के लिखा। मैंने कहा कि भाई फंक्शन फन, और इस फन पर जाकर के मैंने कहा अब आपको डॉम आना चाहिए कि भाई अगर इवेंट हुआ तो मैं HTML को बदलूंगा कैसे, CSS को चेंज कैसे करूंगा, उसके लिए डॉम आना चाहिए। डॉम के बाकी जो हिस्से हैं वो आपको आने चाहिए। तो मैंने कहा भाई myH1 के इनर HTML, अब आपको पता होना चाहिए कि इनर HTML क्या है, नहीं तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। और मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पता होगा भी, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें, सीखेंगे, सीखने के लिए हम आते हैं, और क्यों आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाय कर दिया। अब द मोमेंट मैं क्लिक करूँगा अब बाय होगा। ये पॉइंट हुआ कि कुछ होने पर चेंज होना चाहिए, चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग, कि मेरे पास एक ताकत है जावास्क्रिप्ट में, मैं कि HTML CSS को कंट्रोल कर सकता हूँ। बट क्यों करना है, जब कुछ हो, वो जब कुछ हो, वो कुछ को ही इवेंट कहते हैं।
इसे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक घर है, उस पर डोरबेल दबाया किसी ने, है ना, आपके बाहर घर के दरवाजे पर आकर के किसी ने डोरबेल दबाया, तो डोरबेल के बजने पर आप आए और आपने दरवाज़ा खोला। जो डोरबेल का बजना था कि किसी ने क्लिक किया, साउंड एक क्रिएट हुई और आपको सुनाई दी और आपने फिर एक एक्शन लिया, तो डोरबेल का बजना ये इवेंट है। आपने दरवाज़ा खोला, ये उस इवेंट पर का एक्शन लिया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर कहा क्लिक हो, तो क्लिक होना ये इवेंट है, और क्लिक होने पर मैंने किसी चीज़ को बदल के बाय कर दिया या कलर चेंज कर दिया या कुछ कर दिया, इसे हम कहते हैं हमने एक्शन लिया। अब जैसा मैंने कहा, एक तो तरीका ये है कि इवेंट जो भी आपको लगाना हो, कई प्रकार के होते हैं, आपको इसकी लिस्ट नेट पे भी मिल जाएगी, बहुत सारे होते हैं, सारे नहीं पढ़ने होते हैं। अगर एज ए बिगिनर धीरे धीरे करके तो हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या है, बट कम से कम कुछ हैं, 10 15 20 जो हैं उनको आपको पता करना पड़ेगा। कम से कम 15 तो आराम से कह लीजिए कि वो आपको पता होने चाहिए कि हाँ, क्लिक है ना, स्क्रॉल है, लोड है, डबल क्लिक है, सबमिट है, किसी इनपुट पर कुछ चेंज हो रहा है तो वो है। तो ये बेसिक इवेंट्स है, ये पता होने चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर जाकर के दूसरा तरीका आपको मैं दिखाता हूँ कि इवेंट हुआ ये कैसे पता लगेगा। तो एक तो तरीका था कि जिस चीज़ पर पता करना है कि इस पर कुछ हो रहा है क्या। एक तो पूरे पेज पर कहीं पे कुछ भी होता है तो कहते हैं कि इवेंट है। तो मान लीजिए बटन पर कुछ हुआ, मुझे पता लगाना है, तो बटन पर ही जाके लिख दो ऑन क्लिक। एक पहला तरीका है कि HTML में इनलाइन आप काम करें। दूसरा तरीका है कि आप बटन को टारगेट कर लीजिए। मान लीजिए बटन की ID होती, तो मैं बटन को टारगेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर जाकर के कह दिया कि भाई जो मेरा बटन है वो मुझे टारगेट करना है यहाँ पर, और मैंने इस तरीके से लिखा। अब तरीका ये है काम करने का कि मैं यहाँ पर जाकर के कहूँगा बटन डॉट ऑन क्लिक, तो ये है ऑन क्लिक प्रॉपर्टी, इवेंट प्रॉपर्टी, और इस पर जाकर के मैं यहाँ पे फन का नाम लिख दूंगा। कॉल नहीं करना है आपको, सिर्फ नाम लिखना है ना। फंक्शंस चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़े हैं कि भाई फंक्शंस को वेरिएबल में रख सकते हैं, फर्स्ट सिटीजन्स एंड ऑल, तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसको कॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको नाम लिख के छोड़ देना है जो भी आपके फंक्शन का नाम है। तो बटन पर जब क्लिक हो, ऑन क्लिक, सी। अब मैंने HTML में कुछ नहीं लिखा, तो ये दूसरा तरीका है किसी चीज़ पे कुछ हुआ कि नहीं। और क्लिक कोई बटन पर ही कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है। क्लिक होने का मतलब है किसी चीज़ पर जाकर के आपने माउस से क्लिक किया, फिंगर से टैप किया, तो अब वो बटन ही हो, ज़रूरी नहीं है, फोटो भी हो सकती है। तो आप फोटो पर भी ऑन क्लिक लगाएंगे तो चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे एक इवेंट है चेंज मान लीजिए, या सबमिट। अब सबमिट होता ही आमतौर पे फॉर्म के लिए। अब पैराग्राफ टैग लिख करके आप कहेंगे सबमिट, तो वो काम नहीं करेगा, वो एक सेंस वाली बात है। बट अब क्लिक जैसा इवेंट है वो कॉमन है, ऐसा नहीं कि बटन ही क्लिक हो सकता है, आप किसी भी चीज़ पे क्लिक लगा सकते हैं। पैराग्राफ पे क्लिक करिए कि पैराग्राफ पे अगर कोई टैप कर रहा है, क्लिक कर रहा है, तो ऐसा करना है ना। वो अलग बात है कि आमतौर पर बटन ही होती है ऐसी चीज़ जिसपे हम बटन या डिव जिस पे हम क्लिक करते हैं, तो दैट मेक सेंस। देखिए, एक तीसरा तरीका भी होता है इवेंट को पता लगाने का। 3 तरीके हैं आमतौर पे, ये थोड़ा लंबा है बट इसमें कुछ फैसिनेटिंग है। आप लिख सकते हैं बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है डॉम का। तो ऐड इवेंट लिसनर, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इवेंट के बारे में सुनने वाला। तो मैं कह रहा हूँ बटन एक टैग है, और इस टैग पर इवेंट को पता करने वाला कि इवेंट हो रहा है, इस बारे में पता लगाने वाला हम एक फंक्शन लगाना चाहते हैं, इवेंट लिसनर। और मैं यहाँ जो है एक चीज़ करूँगा, 2 बातें मुझे यहाँ पर बतानी है। पहला, कौन सा इवेंट सुनना है, तो डबल कोट्स में वी हैव टू राइट क्लिक। ख्याल रखेंगे यहाँ ऑन क्लिक नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप इवेंट लगा रहे हैं ऑन डबल क्लिक, DB क्लिक बोलते हैं उसको, या आप इवेंट लगा रहे हैं सबमिट, तो बाकी जो 2 तरीके मैंने आपको दिखाए वहाँ हमको वी हैव टू राइट ऑन सबमिट। HTML में भी, प्रॉपर्टी वाले में भी, यहाँ पे वी जस्ट हैव टू राइट द नेम, ऑन नहीं लिखना है। तो क्लिक एंड कॉमा लगा के यू हैव टू राइट अ फंक्शन का नाम। तो वही फंक्शन हमारा बना हुआ है ही, बट सर इससे अच्छा तो वही था, छोटा सा था वो, इतना क्या झंझट लेना है इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए काम तो इसमें भी वही हो रहा है, बट इसमें ना वी हैव अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग। आपको जुगाड़ उसमें भी लगा सकते हैं, बट आमतौर पर अगर इसको लगाएंगे तो एक जो मेजर फ़ायदा होता है वो ये है कि अब जो फन है ना, वो कॉल तो हो ही रहा है, बट ऐड इवेंट लिसनर, ये लंबा तरीका लगाने से एक फ़ायदा भी हुआ है। ये इवेंट लिसनर जिस चीज़ पर इवेंट हो रहा है उसकी और इवेंट की, जिस टैग पर इवेंट हुआ है, जो सा भी हुआ हो, आपने क्लिक का बोला तो क्लिक का इवेंट, तो क्लिक इवेंट होते समय पूरे इवेंट की इंफॉर्मेशन और पूरे टैग की इंफॉर्मेशन, ये सब उठा करके फन को दे देगा। कहाँ पे? आर्ग्यूमेंट में। आप एक्सेप्ट कर लो, किसी भी नाम से कर लो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पर लोग ई लिख देते हैं, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इवेंट लिख देते हैं, आप सेंसेबल नाम रखिए, बाकी तो कुछ भी रख सकते हैं, डन। तो इवेंट लिसनर, ये लंबा तरीका लगाने से, क्योंकि यही सेम काम ऐसे भी हो ही गया था,
अब भाई यहाँ पे डॉट लगा के ऑन क्लिक भी हम जब लिख रहे थे और इसमें भी फन लिखा था तो बात तो वही हो रही थी। तो मैं ऐसा क्यों करूँ कि मैं पूरा यहाँ पर ऐड इवेंट लिसनर लिखूँ, फिर डबल कोट लगाऊँ, उसमें क्लिक लिखूँ, फिर मैं फंक्शन का नाम दूँ। मैं सीधा भी तो कर सकता था। इसमें मेजर फ़ायदा ये है कि हम जो फंक्शन का नाम बता रहे हैं उस फंक्शन से को सिर्फ काम ही करने को नहीं दिया जाएगा। वो फंक्शन सिर्फ आपका ये कोड ही नहीं चलाएगा, उसके पास अब एक प्रिविलेज आ गई है कि वो जिस चीज़ पर इवेंट हुआ है उसके बारे में सब जानता है। इस ई में पूरा का पूरा बटन टैग है और जो इवेंट हुआ है वो भी सब कुछ है इसमें। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बाय करने के साथ साथ ई को प्रिंट भी कर देता हूँ, देखता हूँ कि क्या प्रिंट होता है। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पर जाते हैं, कंसोल पर जाते हैं, क्लिक करते हैं तो बाय हुआ। वो तो चलो काम ही था, वो तो तब से बार बार हो ही रहा है। बट आप देखेंगे पॉइंटर इवेंट, ओके, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है और ध्यान से देखेंगे तो कितनी चीज़ें प्रिंट हो गई हैं इस चीज़ के बारे में। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, टाइप कौन सा था इवेंट का। एक चीज़ होती है टारगेट, टारगेट में आपको पूरा बटन टैग मिल जाएगा, उसका पूरा इनर एचटीएमएल वगैरह सब दिख जाएगा आपको। तो जब आप ऐड इवेंट लिसनर से ये काम करते हैं तो आपको टैग भी मिल जाता है पूरा। आपको इवेंट डॉट टारगेट लिखना है और टारगेट नाम का ये जो ऑब्जेक्ट है जो आपको मिलता है डॉम की तरफ से, इसमें आपको पूरा टैग मिल जाएगा। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक मी वगैरह पूरा लिखा हुआ है, इनर एचटीएमएल, किस वेबसाइट वगैरह पर है, कहाँ से हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, फ्रॉम एक्शन और बहुत सारी और भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी सेटिंग्स आपको मिलती हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारी काम नहीं आती हैं। बहुत ठीक है, सब कुछ नहीं उसमें सब कुछ यूज़फुल ही है, रोज़ काम आएगा ऐसा नहीं है, बट बहुत ताकतें आपको मिली जिनसे आप आगे बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि मान लीजिए मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ। एक्शन वगैरह का अब आजकल उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं अनटिल अनलेस हम कोई एसएसआर वाला काम ही कर रहे हो। तो एक्शन को हटाइए। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इनपुट टैग लिखता हूँ एंड नेम लिख देता हूँ यहाँ पे। नेम मैंने कहा कि भाई यूज़र नेम और मैंने एक और काम किया, मैंने कहा यहाँ पर पासवर्ड, ये मैंने कर दिया। एक मैं यहाँ पे बी आर टैग लगा दूँ और एक मैं बी आर टैग 2 बार लगा करके, अब ठीक है, बटन लगा करके सीधा यहाँ पे सबमिट बोल देता हूँ। वी नो कि फॉर्म के अंदर बना हुआ बटन आमतौर पे सबमिट का ही होता है। तो ये हमने यहाँ पर छोटा सा काम किया, कुछ खास इसको सजाया नहीं हमने, वी विल लीव दैट। इतना कोई हम उसको अभी डिज़ाइन बनाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो विच इज़ ओके। तो थोड़ा बहुत मैं एक बेसिक सा जितना बस देखने लायक हो जाए उतना कुछ कर देता हूँ यहाँ पे। एंड वी विल टेक द हेल्प ऑफ एआई। ज़्यादा कुछ सीएसएस हम अभी लिखेंगे नहीं इस ट्यूटोरियल में। तो भाई यहाँ पे कुछ भी हमको दे दो थोड़ा सा एंड बेटर चलेगा। और इनपुट जो है उसमें यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, थोड़ा पैडिंग वेडिंग भी दे दो, चलिए काम चला लेंगे, डन। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे तो इस फॉर्म की मैं एक आईडी देता हूँ। तो मैंने कहा माय फॉर्म और इस माय फॉर्म को मैं वहाँ टारगेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस माय फॉर्म को टारगेट कर लिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना। मैंने यहाँ पे कहा कि माय फॉर्म पर जब सबमिट का इवेंट हो, जैसा मैंने कहा था अलग अलग टाइप के इवेंट होते हैं, तो फ़न को चला देना। कहाँ है भाई फ़न, तो ये रहा फंक्शन फ़न। अब फॉर्म की सारी सेटिंग्स और फॉर्म का सारा डेटा इकट्ठा ई में आ जाएगा। एंड आई विल टर्न ऑफ द एआई फ्रॉम हेयर। हाँ, और मैं कंसोल लॉग ई करता हूँ, देखते हैं क्या क्या प्रिंट होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, सबमिट पे मैंने क्लिक किया, वेट अ मिनट, कुछ प्रिंट हुआ था, आपने भी देखा होगा यहाँ पर। बट द मोमेंट मैंने इसको प्रिंट किया, आप देख सकते हैं पेज रिलोड हो जा रहा है। एज यू कैन सी पेज रिलोड हो जा रहा है। एंड चूंकि पेज रिलोड हो जा रहा है, पेज की रिलोड होने की वजह से वो डेटा प्रिंट होने से पहले ही वैनिश हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर्म में ना ये सेटिंग आती ही है HTML की तरफ से कि जैसे ही फॉर्म को सबमिट करे पेज को रिलोड कर देना, जो कि आज के ज़माने में ज़्यादातर केस में ज़रूरी नहीं होता। हम फॉर्म को जब सबमिट करें तो पेज को रिलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेज को बिना रिलोड किए भी फॉर्म का सारा डेटा निकाला जा सकता है। इनफैक्ट वैसे ही निकाला जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट अब पुराने ज़माने से काइंड ऑफ एक ये चीज़ HTML के अंदर डाली हुई है कि फॉर्म सबमिट हो तो पूरा पेज एक बार रिफ्रेश कर देना, शुरू से उसको वापस से बना देना। तो अब उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो अब आप जानते ही हैं कि जब भी कोई इवेंट होता है उसको सुनने के 3 तरीके, एक HTML वाला, एक आप यहाँ पे नाम लिख के डॉट लगा के प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एंड एक इवेंट लिसनर। अब ये इवेंट लिसनर में जब आप
इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको फॉर्म की सेटिंग्स वगैरह भी सब मिल जाती हैं। ये ऐड इवेंट लिसनर फॉर्म की सारी सेटिंग्स निकाल के फन को खुद दे देगा। देखिए आखिर फन को कॉल तो यही कर रहा है, हम तो कर नहीं रहे, तो फन को कॉल करते समय ये फॉर्म की सारी सेटिंग्स दे देगा। किसको? ई को। फॉर्म का डेटा भी सब ई को दे देगा। तो आप ई को प्रिंट कर रहे हैं और ई प्रिंट भी नहीं हो पा रहा, तो यहां पर वी हैव अ सेटिंग जिसका नाम है प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट, ध्यान रखेंगे प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब होता है जो भी इस टैग का डिफॉल्ट नेचर है उसे बंद कर दो। और फॉर्म के केस में, फॉर्म के मामले में फॉर्म का डिफॉल्ट नेचर होता है रिलोड होना। मे बी किसी और टैग का कुछ और हो सकता है, तो इसको रिलोड होने से रोकना नहीं बोलेंगे कि प्रिवेंट डिफॉल्ट रिलोड होने से ही रोकता है, ही नहीं बोलना है। फॉर्म के केस में रिलोड होने से रोकेगा। क्या मतलब है? फॉर्म का बाय डिफॉल्ट नेचर है कि जब हम सबमिट करते हैं तो रिलोड होता है। प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब है जो भी डिफॉल्ट बिहेवियर हो उसको बंद कर दो। तो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर रिलोड होना है तो रिलोड होना रुक जाएगा। अब मे बी यही चीज़ किसी और टैग में लिखते और उसका कोई और डिफॉल्ट बिहेवियर होता तो वो रुक जाता। दैट इज इट। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, कुछ लिखते हैं, यहाँ पे आते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। नाउ द पर्टिकुलर इवेंट इज प्रिंटिंग एक्चुअली। अब अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ अगेन आपको दिख रहा है। आपको पता ही है टारगेट में आपको पूरा फॉर्म दिख जाएगा। एंड यू नो 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, एक एरे जैसी चीज़ आपके पास आ रही है। आप देखिए टारगेट भी हो रहा है और इसके अंदर आपको यहाँ पर नीचे इनपुट के केस में एक चीज़ दिखेगी विच इज़ कॉल्ड आपका वैल्यू। ख्याल रखेंगे कि आप अगेन डॉम, इसके लिए आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि ज़्यादातर जब आपका पैराग्राफ, बटन, H1 ये सब होता है तो उसमें हमको अंदर का कंटेंट बदलना है तो वी हैव इनर टेक्स्ट, इनर HTML, टेक्स्ट कंटेंट। बट इनपुट के केस में वी हैव वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं e.target और टारगेट की में भी 0th इंडेक्स भी हम लिख सकते हैं और टारगेट पे डॉट लगा के अगर हमने इनपुट टैग में नेम लिखा था तो यूज़र नेम और पासवर्ड भी हम लिख सकते हैं। फिलहाल चलिए हम इंडेक्स का इस्तेमाल ही कर लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। तो इसका मतलब हुआ टारगेट का मतलब था हमारा पूरा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग की 0th इंडेक्स पर इनपुट है, फर्स्ट इंडेक्स पर दूसरा इनपुट है, थर्ड इंडेक्स पर बटन है। आप देख सकते हैं यही हमारे पास है, राइट। BR टैग को यहाँ पे नहीं गिना जा रहा है, डन। और बस इतना सा करना है। वैल्यू का मतलब था इनपुट टैग के अंदर का कंटेंट, वैल्यू से ही निकलता है। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 पासवर्ड में लिखा एंड यूज़र नेम में लेट से मैंने लिख दिया कुछ भी रोज़ और मैंने सबमिट पे क्लिक किया एंड हियर वी गो। अब इस डेटा को मैं बैक एंड को भेजूँ, इस डेटा को मैं फ्रंट एंड पे ही किसी लॉजिक के लिए इस्तेमाल करूँ, अब वो मेरी इच्छा है। बट द पॉइंट इज़ कि मैं ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि सबमिट नाम के इवेंट को मैंने ट्रैक किया कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो ये काम करना। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डॉम में समझा था कि डॉम का मतलब है जावास्क्रिप्ट को HTML CSS से कनेक्ट करना और जावास्क्रिप्ट HTML CSS को कंट्रोल कर सकता है। बट क्यों करना है कंट्रोल? ताकि इवेंट होने पर हम उसे लॉजिकली चेंज कर सके कि मैं क्लिक करूं तो ऐसा कर देना, मैं फॉर्म सबमिट करूं तो कुछ कर देना, मैं माउस लेके जाऊं किसी चीज़ पे तो ये कर देना। तो ये माउस लेके जाना, क्लिक करना, मैंने कहा ब्राउज़र पर होने वाला कोई भी चेंज इवेंट कहलाता है। तो दिस इज इट, यही पूरा काम है। एंड अब कोशिश कीजिएगा कि इसके बाद थोड़े एडवांस चैप्टर्स को भी आप इंटरव्यू के लिए पढ़ें। आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उनको एक वीडियो में बना भी दूंगा, जैसे कि इवेंट डेलीगेशन, इवेंट प्रोपोगेशन, इवेंट बबलिंग। तो काफ़ी सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं, तो उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इवेंट जो है एक फंडामेंटल लेवल पर आपको समझ आया होगा। इसके अलावा एक काम आपको और करना चाहिए कि इवेंट्स कितने होते हैं इसकी MDN रेफरेंस, जो कि एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, MDN रेफरेंस मोज़िला की, आप उस पर जा करके एक लिस्ट भी देख सकते हैं कि कितने इवेंट्स आपको मिलते हैं। और यही इवेंट्स फिर रिएक्ट में भी होते हैं, बस इनको लिखने का थोड़ा सा तरीका, सिंटैक्स बदल जाता है, डजंट मैटर, काम वही है। डन। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि इवेंट क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसको सीखिए और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए।